दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने G20 के बारे में बात करने उपस्थित हुआ हूँ। आप हमसे कह सकते हैं कि G20 को समाप्त हुए भी 11 दिन हो चुके हैं, फिर आज आप G20 की बात क्यों कर रहे हैं? इसका एक विशेष महत्व है। G20 सम्मेलन वैसा ही है जैसे कि किसी लड़की वाले घर बारात आती है और बारात को खूब धूमधाम से स्वागत किया जाता है, उसके बाद उस लड़की की विदा हो जाती है। लेकिन विदा होने के बाद उसकी क्या स्थिति बनती है वो बाद में मालूम होता है। अभी 10-11 दिन बीत चुके हैं और उन 11 दिनों के बाद हम G20 में क्या प्राप्त कर सके हैं और कहाँ पहुँचे हैं देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि G20 है क्या और क्यों G20 आया। वैसे आप बहुत सारे YouTube चैनल्स में, न्यूज़ में G20 के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि G20 कहाँ से और क्यों प्रारंभ हुआ। वैसे तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा होना 1975 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन जब 1996-97 के आसपास जिस समय मुद्रा का डिवैल्यूएशन शुरू हुआ, विभिन्न देशों की मुद्राएं गर्त में जाने लगी, तब ये महसूस किया गया कि एक फोरम बनाया जाए। तो उस समय फोरम केंद्रीय बैंकों, जैसे हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इससे केंद्रीय बैंकों का एक संगठन बनाया गया और उसमें फिर वित्त मंत्री शामिल किए गए और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 2009 में आया। तो विशेष रूप से ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मतलब ये है कि जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया है उस तरह से देशों में बढ़ गए हैं, प्रांतों में बढ़ गए हैं और सभी ने अपनी मुद्रा का प्रचारण कर लिया है। तो आपस में संबंध कैसे बने रहें, ये आर्थिक सहयोग इसी को कहते हैं। ये मैं मोटी मोटी परिभाषा आपको दे रहा हूँ और इस सहयोग का प्रमुख मंच जो है वो G20 का मंच बन गया। जब एशिया में वित्तीय संकट आया था उसके बाद ये संगठन बनाया गया और इसने एक मंच का रूप लिया। इस मंच में कुल 20 सदस्य थे, इसीलिए इसका नाम G20 ग्रुप ऑफ 20 रखा गया। और हालांकि इस वर्ष के बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी, इसको अफ्रीकी देशों को जोड़ने के बाद ये G20 हो सकता है। 19 सदस्य देश हैं और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। तो जो इसमें बातें होती हैं वो इस स्तर की होती हैं कि सभी देश आपस में सहयोग के बाद एक घोषणा पत्र निर्धारित करते हैं। तो मैं उचित समझता हूँ कि इसमें ये मैं बता दूँ कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया। इंडिया को अगर हम भारत कहें तो शायद ज़्यादा उचित होगा, इंडिया अथवा भारत, दोनों में कुछ भी कहिए। इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, रशिया, USA तथा यूरोपियन यूनियन, ये देश इसके सदस्य हैं। इसमें अफ्रीकन देशों को भी शामिल कर लिया गया है। विशेष बात यह है कि इस संगठन का कोई सचिवालय नहीं है। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वहीं पर उसका सचिवालय होता है और प्रत्येक देश का जो प्रतिनिधि होता है उसको शेरपा कहते हैं। शेरपा राजदूत के स्तर का अधिकारी होता है जो कि विभिन्न विषयों के संबंध में देश की राय को समय समय पर प्रस्तुत करता है और सम्मेलन के समय राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष अपनी स्थिति को और अपने देश की स्थिति को प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर राष्ट्राध्यक्ष आगे की कार्रवाई करते हैं। इन देशों को 5 समूहों में बांटा गया है और प्रत्येक समूह में से
रोटेशन के आधार पर अध्यक्षता मिलती है, अर्थात सभी देशों को एक एक वर्ष के लिए इसकी सदस्यता मिलती है। अर्थात मैं ये कहूँ कि किसी भी देश के लिए ये कहना कि इसकी अध्यक्षता मिल गई है बहुत बड़ी बात है, ये उचित नहीं है। इस वर्ष सौभाग्य था कि भारत का नंबर था और 2023 में ये अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई। ये हमारे देश के गौरवमय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सम्मेलन संपन्न हो चुका है। अब इसमें विस्तृत आधार तैयार करने के लिए नोट तैयार किए जाते हैं और अब तक ये 18वीं बैठक थी। इससे पहले 17 और बैठकें हो चुकी हैं और प्रत्येक समिट में, प्रत्येक बैठक में विभिन्न विषयों पर थ्रस्ट दिया गया है, विभिन्न विषयों को फोकस करते हुए उसको महत्व दिया गया है। मैं इसमें प्रत्येक बैठक के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें 13 वर्किंग ग्रुप होते हैं जो अपने अपने विषयों पर बातचीत करते हैं। मैं केवल आपको ये बता देता हूँ कि 2008-9 में सबसे पहला जो G20 का वो सम्मेलन जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे USA में वाशिंगटन DC तथा पिट्सबर्ग में कराया गया था। इसके बाद कनाडा में, टोरंटो में, फ्रांस में, विभिन्न देशों में, मैक्सिको में, और भारत से पहले बाली, इंडोनेशिया के बाली में सम्मेलन हुआ था और आगे आने वाला सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। इसका ट्रायो बनाया जाता है पिछला, वर्तमान और आगे का। अब जब आगे वाला सम्मेलन होगा तो उसमें भारत, ब्राज़ील और जो अगला देश होगा उसको शामिल करते हुए ट्रायो बनाया जाएगा ताकि निरंतरता बनी रहे। प्रत्येक सम्मेलन में कुछ ना कुछ नई बातें कही गई थी और उन पर थ्रस्ट देते हुए आगे कार्रवाई की गई। अब हम आते हैं भारत में संपन्न हुए G20 के सम्मेलन। भारत में बहुत ही भव्य आयोजन किया गया, जैसा कि इससे पहले किसी भी देश में नहीं किया गया। देश की राजधानी को ढक दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, वहाँ कोई भी शॉप नहीं खुली थी, किसी का मूवमेंट नहीं होना था, किसी को चलते फिरते नहीं नज़र आना था, कोई भी गरीब या कोई भी ऐसी जगह जहाँ झोपड़पट्टी या इस तरह कोई चीज़ दिखाई दे उसको ढक दिया जाता। मतलब हमें ये दिखाना था कि हमारा देश बहुत संपन्न है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है। मैं इसको अच्छा व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता हूँ क्योंकि वास्तविकता से दूर जाना भी अच्छा नहीं होता है। खैर, इसके अलावा 5 स्टार होटल्स में सभी का ठहराया जाना, उनको सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाना और मंडपम में जो कि प्रगति मैदान में बनाया गया था जिसके ऊपर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए हुए बताए जा रहे हैं और इस आयोजन पर कुल 4100 से अधिक करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, जो कि मेरे व्यक्तिगत विचार से भारत जैसे एक गरीब देश को व्यय नहीं करने चाहिए थे और इतना व्यय इससे पहले होने वाले किसी भी आयोजन में नहीं किया गया है। भारत के दृष्टिकोण से ये व्यय बहुत अधिक है। फिर भी इसको मान लेते हैं कि भारत की गरिमा को दिखाने के लिए, भारत की शान शौकत को दिखाने के लिए इतना व्यय किया गया। अब आते हैं हम इसके सम्मेलन पर। 2 दिवसीय सम्मेलन, पहले दिन ही इसके घोषणा पत्र तैयार कर लिया गया था जिस पर आम सहमति बन गई थी। इसमें 78 बिंदु रखे गए हैं जिन पर आम सहमति बनी। एक बात ये ज़रूर है कि आम सहमति बनाने का जो लक्ष्य था वो भारत ने हासिल किया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन देखने की बात यह है कि 78 महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या। ये बिंदु ऐसे हैं जो कि एक तरह से आपको उपदेशपूर्वक है। जैसे कहा गया है कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। ये पहले भी पिछले किसी सम्मेलन में ये हो चुका है कि हम हाइड्रोकार्बन्स मतलब कोयले पर आधारित एनर्जी को समाप्त करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? कोयले का खर्चा, कोयले को खर्च किया जाना, कोयले आधारित बिजली का उत्पादन करना शायद पहले से अधिक बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में, जहाँ कहीं भी विद्युत उत्पादन होता है
इसको समाप्त किया जाना था, लेकिन वर्तमान में ये उत्पादन बढ़ गया है, 10% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये इसकी उपलब्धि एक मानी जा सकती है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, भारत ने उद्देश्यपरक 78 बिंदु रखे हैं, लेकिन उनमें अगर हम प्रत्येक बिंदु पर विचार करें तो शायद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपके सामने प्रत्येक बिंदु पर केवल हेडलाइन बता देता हूं, क्योंकि अगर पूरी बात करेंगे तो ये कई घंटे का वीडियो होगा, जो आप सुनते सुनते भी परेशान हो जाएंगे और मैं आपको बताते बताते भी थक जाऊँगा। तो मैं केवल आपको उसके बिंदु बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कहा गया है, जो 78वां बिंदु है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है और उसमें सभी धर्मों के रिस्पेक्ट की बात की गई है, और जो मानवाधिकारों की बात की गई है। देखने की बात यह है कि हम मानवाधिकार और इस स्तर पर कहाँ हैं। मैं इस बिंदु को पढ़ रहा हूँ। वी नोट द UNGA रेजोल्यूशन, UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, particularly its commitment to promote respect for religious and cultural diversity, dialogue and tolerance. We also emphasize that freedom of religion or belief, freedom of opinion or expression, the right to peaceful assembly and the right to freedom of association are interdependent, interrelated and mutually reinforcing, and stress the role that these rights can play in the fight against all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief. In this regard, we strongly deplore all acts of religious hatred against persons as well as those of a symbolic nature without prejudice to domestic legal framework, including against religious symbol and holy books. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप स्वयं विचार करें कि हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और कहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे 83 बिंदु हैं, उसमें 4 बार यूक्रेन का भी जिक्र हुआ है और रशिया यूक्रेन वॉर का भी जिक्र हुआ है। लेकिन क्या किसी भी देश की हिम्मत हुई कि रशिया को कह दे कि आप जो गैर मानवतापूर्ण व्यवहार हो रहा है कि रूस अपना युद्ध बंद करे? यद्यपि बाद में यूक्रेन ने इस पर नाराज़गी भी जाहिर की है कि भारत ने इसका कोई समर्थन नहीं किया, लेकिन यूक्रेन जो कि G20 का सदस्य नहीं है, इसलिए उसकी बात को G20 से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकते हैं कि यूक्रेन ने नाराज़गी जाहिर की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जो अति महत्वपूर्ण देश हैं, इसमें चीन और रशिया दोनों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने इस सम्मेलन को कितना महत्व दिया। जब तक महत्वपूर्ण देश सम्मेलन में पूरे मन से, हृदय के अंदर से इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक इसकी सफलता निश्चित रूप से संदिग्ध रहेगी। इसमें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसका प्रीएम्बल था वन अर्थ वन फैमिली एंड वी शेयर वन फ्यूचर। अगर हम गौर करें तो क्या हम इस तरफ कदम बढ़ाते हैं, आगे जाते हैं? शायद नहीं, लेकिन ये एक विचार है, अच्छा विचार है और इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु है ग्लोबल फोरम इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैं पहले बता चुका हूँ, और इसमें जो आगे कहा गया है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जो लंबे समय तक कारगर हो, समन्वयकारी, इंक्लूसिव होना चाहिए, इसमें सबको समाहितकारी होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, लेकिन हम कितना इस तरफ बढ़ पाते हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो रही है? भारत के दृष्टिकोण से देखें तो रुपए की दशा ये हो रही है कि 2 दिन पहले रुपए की दर 83 रुपये 35 पैसे तक पहुंच गई थी डॉलर की तुलना में।
तो ये जो कहना है, इस ओर शायद सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से कदम नहीं बढ़ा पाते। अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ के लिए हम सबके दरवाजे खोल दें, ठीक बात है, लेकिन जैसे ही ये समाप्त हुआ है, अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही जो हमारी कनाडा से फ्री ट्रेड की बात चल रही थी वो बंद हो गई। अर्थात जो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था वो उल्टा इम्पैक्ट हो गया, और अब तो कनाडा के साथ हमारे संबंध और भी स्ट्रेंड हो गए हैं, और भी तनावपूर्ण हो गए हैं, सौहार्दपूर्ण संपन्न नहीं रहे हैं। विशेष बात यह है कि कनाडा नेपाल या भूटान जैसा देश नहीं है। कनाडा पॉपुलेशन में बहुत कम है, वहाँ की पॉपुलेशन मात्र 4 करोड़ के आसपास है, और अपनी जो भूमि है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल है। और अमेरिका से उसका रिश्ता ऐसा है जैसा हमारा नेपाल और भारत का रिश्ता है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे कनाडा के साथ संबंध ख़राब होंगे तो उनका कुछ ना कुछ असर अमेरिका के संबंधों पर भी ज़रूर पड़ेगा। इसके साथ ही कनाडा G20 के अलावा G7, जो कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, सबसे ज़्यादा धनी देश हैं, जो गिवर हैं, वर्ल्ड बैंक में, IMF में और सभी जगह पैसा देते हैं, देशों को भी लोन देते हैं और दुनिया की इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसका भी सदस्य है। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है, वहाँ की GDP है भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मैं आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, इसीलिए मैं आपको केवल सब्जेक्टिव रूप से बता रहा हूँ। और G7 का सदस्य होने के नाते ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन सबों से भी हमारे संबंधों पर कुछ ना कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है, जबकि G20 के बाद हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए थे। इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारी एक देश, एक पृथ्वी और एक देश की बात पूरी हो जाए तो हम एक टैक्स भी लगा सकते हैं जो कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे फ्री ट्रेड पूरी दुनिया में होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? शायद नहीं। और कोई भी देश अपने हितों को पीछे छोड़कर ऐसा कर भी नहीं सकता। तो ये मात्र एक परिकल्पना है, परिकल्पना की ओर हम बढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अच्छी अवधारणा है, लेकिन जो व्यवहारिक नहीं है। हम फ्यूचर के लिए अपने को तैयार करना चाहिए, सब करते हैं, लेकिन फ्यूचर को तैयार करने के लिए हम वर्तमान की तरफ जाते हैं। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फॉलिंग ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की कटाई धुआंधार चल रही है। कुछ देश अपने को रोक रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ जंगल का जो रेशियो है, जो होना चाहिए, उससे बहुत कम है। जंगल कटते जा रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम ध्यान दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसका उपयोग हमारे देश के लिए कितने प्रतिशत आबादी करती है। इसके अलावा हमने एक कॉरिडोर की भी बात की। इससे पहले हम बात कर लें कि एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन क्या सभी देशों के साथ ये संभव है? हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि हमारे रुपए में भी विनिमय होने लगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। चीन हमारा पड़ोसी है और चीन ने हमें हमारे सम्मेलन में आना भी उचित नहीं समझा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंक्लूजन संभव होगा। फाइटिंग करप्शन फाइटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हम करप्शन, केवल वित्तीय करप्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, भारत में भी एजेंसीज बनी हुई हैं, लेकिन वो एजेंसी किस तरह काम करती हैं, किस तरह के खुलासे होते हैं, क्या हम ईमानदारी से उनकी तरफ काम करते हैं, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अभी ORRP की रिपोर्ट आई है, इससे पहले और भी रिपोर्टें आई हैं। तो टैक्स हेवन का लोग कैसे लाभ उठाते हैं, सरकारें भी लाभ उठाती हैं,
तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि करप्शन कितना फाइट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में करप्शन का लेवल तो इतना ख़राब हो चुका है कि आपके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालने लगा। और जगह जो करप्शन होता है वो उच्च स्तर पर होता है, आम आदमी के जीवन पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत का करप्शन ऐसा है जो आम आदमी की ज़िंदगी को आप घर से पैर बाहर निकालते ही प्रारंभ हो जाए। इसको आप स्वयं अनुभव भी करते होंगे और आप खुद इस पर विचार कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम इस करप्शन को दूर नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना है आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम 2 जगह के ट्रांजैक्शंस के बारे में पता नहीं लगा पाए क्योंकि विदेश से हमें सूचना नहीं मिल पाई। आज इंटरनेट के ज़माने में, वाईफाई के ज़माने में अगर हम विदेश सूचना नहीं ले सकते तो लानत है हमारी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये हमारी स्थितियाँ हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सब चीज़ों पर अपने हृदय के अंदर से काम करें। हम ऊपर से मुंह से क्या बोलते हैं, अंदर क्या काम करते हैं, इसमें फ़र्क है। इसीलिए समस्या आती है। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, हमें एजुकेशन होनी चाहिए, स्वास्थ्य होने चाहिए, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। डिजिटल ट्रांजैक्शन होने चाहिए, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। हम डिजिटल इंडिया का हमारा विज़न भी है और डिजिटल इकोनॉमी में हमारा काफ़ी सहयोग भी है और हमारा देश बहुत आगे भी बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारा जो इंटरफेस है यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, शायद कम लोग जानते होंगे यूपीआई क्या होता है। तो जो इस इंटरफेस के माध्यम से हम त्वरित तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक सफल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर तो ये काफ़ी सफल रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी। अब देखिए, ब्लैक सी में रशिया ने बंद कर दिया, क्या हमारी फूड सिक्योरिटी प्रभावित नहीं होती? जबकि रूस जो है G20 का सदस्य है, लेकिन उसने आना उचित नहीं समझा। तो ठीक है, अगर उसके संबंध यूक्रेन से अच्छे नहीं हैं तो पूरे ग्लोब में बाकी जो और देश रहते हैं उनके तो आवश्यक हैं, लेकिन रशिया ने ब्लैक सी को बंद कर दिया। तो हमारे G20 का कितना महत्व है ये आप वैसे भी समझ सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ, वन हेल्थ अप्रोच, ये भी संभव नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे स्टैंडर्ड कुछ और होते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर कहीं स्टैंड ही नहीं करते और जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज के आते हैं वो भी समस्या खड़ी करते हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबी बात करूँगा तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सिंगल हेल्थ संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल तरीके से हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग बहुत कम होता है। एंटीबायोटिक का उपयोग केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही होता है। इस बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ ही क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। बाकी इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी कैसी है हम अगर विचार करें तो शायद हमें शर्मसार होना पड़ेगा। अगर हम IITs की बात करें, IITs भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 300 के बाद क्वालिटी में आते हैं। तो हम सोचिए, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस अगर 300 के बाद आते हैं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट बहुत अच्छा है। ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए। हमें पृथ्वी को बचाने की ज़रूरत है, हमें ग्रीनरी की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन पाथ, क्लाइमेट चेंज को बचाना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन शायद हम अपने छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए इस तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम आरे के जंगल की बात कर लें, आरे के जंगल क्या काटे जाने चाहिए थे, लेकिन निर्णय है, सरकार है, NGT है और संस्थाएं हैं, वो कितना नेशनल इंटरेस्ट ध्यान रखती हैं, कितना ह्यूमन इंटरेस्ट ध्यान रखती हैं, ये आप सब
परिस्थितियों के अनुरूप तय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने ये तय किया था, मतलब भारत ने ये तय किया था कि इंडिया और यूएई मतलब गल्फ कंट्रीज और यूरोप का एक कॉरिडोर बनाएगा। लेकिन देखने की बात ये कितना व्यवहारिक है। जैसे ही ये ख़त्म हुआ, टर्की, जो कि अब टर्की हो गया है, टर्की ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि बिना टर्की को वैसे भी गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है, हम यूरोप का कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं और टर्की से हमारा कोई बातचीत भी नहीं, हम कैसे ले जा सकते हैं। यद्यपि ये कहा गया है ग्रीस के माध्यम से ले जाएंगे, लेकिन ग्रीस का कितना इंटरेस्ट होगा। और अब हमारे पास से ये अध्यक्षता भी जा चुकी है, अध्यक्षता ब्राज़ील के पास चली गई है। ब्राज़ील को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, जापान को कोई लाभ होने वाला नहीं है, टर्की को कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो जब हमारे पास से अध्यक्षता जा चुकी है तो लोगों में इस कॉरिडोर को बनाने में कितना इंटरेस्ट होगा, ये बहुत सोचने की बात है। शायद ये दिवा स्वप्न के रूप में रहेगा और इसको कार्य रूप कभी दिया जाना संभव नहीं। इस तरह से हमारे जो 78 का 84 संकल्प जो लिए गए हैं, उनमें से मुझे तो नहीं लगता कि ये संकल्प पूरे भी होंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में जो G20 सम्मेलन संपन्न हुआ है, उसकी एक खूबी ज़रूर है कि इसमें जो हम, चाहे वो जैसा भी संकल्प पत्र हो, संकल्प पत्र को जारी करने में और सभी के सहयोग से जारी करने में सफल हुए हैं। बाकी नतीजा क्या होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। इसमें जो हमारे अन्य देशों से बातचीत भी हुई है, उसमें बाइडेन साहब पहले आ गए थे। अमेरिका ने शायद हमारे यहाँ से काफ़ी कुछ प्राप्त भी किया है। देश का कितना भला होगा आगे आने वाला समय बताएगा। और ये वो शादी है जो समाप्त हो गई है, बड़े धूमधाम से समाप्त हुई है। जब बेटी विदा कर दी गई है, उस विदाई के बाद उस बेटी का क्या हश्र होने वाला है, ये समय समय पर हम देखते रहेंगे और आपको भी समय समय पर अवगत कराते रहेंगे कि हमारे G20 सम्मेलन में जो हमने इतना व्यय किया है, इतना खूबसूरत आयोजन किया है, भव्यता चरम पर थी, नतीजा चरम पर आता है कि नहीं आता है, हमारा देश भारत इससे क्या प्राप्त कर पाएगा, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अगला सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में होने वाला है, इस तक हम कहाँ पहुँचते हैं, इसके बारे में समय समय पर हम आपको अवगत करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको कहना हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी का जवाब दूँ और आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। और पुनः इसी अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले उसकी सूचना मिले। ये ज़रूर है कि हम इस बार वीडियो देर से डाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो कुछ गड़बड़ हो गए थे, इससे हम आपको वीडियो नहीं डाल पाए। और अगर हमारे सब चीज़ें साथ देती रहेंगी और आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा तो हम आपके सामने निष्पक्ष चीज़ें प्रस्तुत करते रहेंगे और सैद्धांतिक रूप में। न किसी से कोई दुराव है, न किसी से कोई नाराज़गी है, न मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, न मुझे किसी से कोई संबंध है। मैं केवल सही, सच्ची और पक्की बातें आपको बताने में विश्वास करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बार बार आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी ज़रूर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद।